इस एज में बच्चे कई बार हमें रॉन्ग गाइडेंस मिल जाती है, तो इस रॉन्ग गाइडेंस से आपको प्लीज बचना है। इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर पता क्या होते हैं? डीएनए अरेंज होता है। डिसाइड करते हैं आपका बॉडी का कलर कैसे होगा, आपके हेयर्स कैसे होंगे, आपकी आईज, आपके लिप्स, ठीक है, आपका फोरहेड कैसा होगा, आपकी नोज कैसी होगी। ओके, तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स एक बार तो नहाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एज ग्रुप, वी नो दैट। बट स्टूडेंट्स अगर आप इस एज में तो आप 2 बार भी नहा सकते हैं, ठीक है। नहाना स्किप नहीं करना फॉर श्योर। होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, नहीं, ठीक है, हमेशा मेल यानी कि फादर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा, क्योंकि फादर के पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और वाई। तो इंसुलिन बोला जाता है, ठीक है, और ये इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को यानी कि शुगर के लेवल को बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी मेंटेन रह पाएगी जब आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। चैम्प्स, आपने टीनेजर्स के अंदर सर्टेन चेंजेस ज़रूर ऑब्जर्व किए होंगे। अगर मैं हाइट की बात करूं, बॉयज़ के अंदर लाइक मुस्टैक की, दाढ़ी मूछ की बात करूं, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट की बात करूं, तो ये सब चेंजेस आखिर हो क्यों रही हैं? तो मेरा नाम रीना है स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन विद योर हेल्थ एंड स्टडीज़। तो आज का वेरी वंडरफुल एंड अमेजिंग चैप्टर आज हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। ओके, उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर आप सीबीएसई के लिए बहुत बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने आप का लेवल अप करना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को इंक्रीज और एनहांस करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं फॉर श्योर, जो कि आपके लिए 50% ऑफ पर चल रहा है। और आपको एक कोड यूज़ करना होगा, दैट इज़ अनलॉक। अनलॉक कोड यूज़ कीजिए, फ्लैट 50% आपको ऑफ मिलेगा, एंड सो दैट यू विल गेट द मोस्ट ऑफ इट, बेनिफिट उठाइए इस चीज़ का। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानेंगे एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी क्या होता है, फिर जानेंगे प्यूबर्टी में चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर रोल्स क्या हैं सर्टेन हार्मोन्स का जो कि इनिशिएट करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, फिर जानेंगे रिप्रोडक्टिव फेज एक पर्टिकुलर लाइफ लाइक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कैसे आती है और क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे अटेन हो रही है। ओके, सेक्स ऑफ बेबी कैसे डिटरमाइन होता है, और जो हार्मोन्स हैं बच्चे अदर देन सेक्स हार्मोन्स वो क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन की जा सकती है। ये सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो बच्चे, एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस एक टाइम पीरियड है लाइफ का आपका स्पेसिफिकली, जिसके अंदर बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करने के लिए। मैंने क्या बोला? लाइफ का ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा फेज बच्चा जिसके अंदर सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, एक पर्सन के अंदर, सो दैट वो रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अटेन हो जाए, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाए, और इसको हम एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। ओके, एंड ये कब बिगिन होता है, कब स्टार्ट होता है? 11 ईयर की एज से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है और 18 to 19 ईयर्स तक ये रहता है। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें टीनेज एज आपकी इंक्लूडेड है, यानी कि 13 यानी टीन है, पीछे 19 टीन है, तो ये टीनेजर्स वाली एज है, वी नो दैट ना। तो ये जो टीनेजर्स हैं इनको इसीलिए एडोलेसेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये साथ साथ टीनेजर्स जो हैं एडोलेसेंट्स भी हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देख रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर सर्टेन डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स, इट इज़ रिगार्डिंग प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होता है? क्योंकि हमें पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेसिफिक कुछ चेंजेस आ रहे हैं बच्चे ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड के दौरान, और यही चेंजेस आपका बताता है कि प्यूबर्टी आ चुकी है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, ये पर्सन कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर सर्टेन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, प्यूबर्टी एंड कब होती है? जब एक एडोलेसेंट रीच कर जाता है प्रॉपर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, तो प्यूबर्टी भी एंड हो जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी कब एंड होएगी? जब एक एडोलेसेंट, जब एक टीनेजर, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन प्रॉपरली हो जाती है, तो प्यूबर्टी भी एंड हो जाएगी। दैट इज द थिंग यू शुड नो अबाउट। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अब चेंजेस क्या क्या आएंगे प्यूबर्टी में? ठीक है, अब चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, प्यूबर्टी अटेन कर रहा है पर्सन, तो सबसे पहले देखने को मिलता है हाइट इंक्रीज हो जाती है। वी ऑल नो दैट ना, आपने ये देखा भी होगा, मैंने भी ऑब्जर्व किया एक्चुअली कई बार, लाइक बच्चों की हाइट एकदम से इंक्रीज हो जाती है।
सडन इंक्रीज देखने को मिलता है हाइट के अंदर, और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है एक ही क्लास में मेल भी है फीमेल्स भी है, फीमेल्स की हाइट एक्चुअल में लंबी है और मेल्स की अभी इतनी लंबी नहीं है, पर जैसे ही मेल्स 11th-12th में आते हैं एकदम से हाइट खींच लेते हैं, एकदम से लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या समझे हम इस बात से कि फीमेल्स के अंदर स्पेसिफिकली जो मैच्योरिटी है, जो सर्टेन चेंजेस हैं, वो एक्चुअल में इनिशियल स्टेजेस में प्रायर होते हैं, पहले होते हैं, एज वी आर कंपेयरिंग इट टू द मेल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब सेकेंड बात क्या लिखी है, देखो यहाँ पे लिखा है सडन इंक्रीज इन द हाइट। डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सडन इंक्रीज हो जाता है हाइट के अंदर, मैंने आपको बताया मेल्स के अंदर कब होता है, कैसे होता है। ओके, फीमेल्स के अंदर पहले होता है। जो बोन्स हैं आर्म्स की और लेग्स की वो इलोंगेट हो जाती हैं और एक पर्सन लंबा हो जाता है, टॉल हो जाता है। यानी जो लंबी बोन्स हैं, यानी कि हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी बाजू हैं, हमारी टांगे हैं, वी नो दैट ना, ये लॉन्ग बोन्स हैं, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है सो दैट हाइट इंक्रीज हो जाए, लंबा हो जाए, पर्सन टॉल हो जाए। इनिशियली यहाँ पे लिखा भी है, इनिशियली गर्ल्स के अंदर ग्रोथ फास्टर होती है एज वी आर कंपेयरिंग इट टू द बॉयज। ओके, एंड एक और फैक्टर है बच्चा, अगर एक पर्सन की हाइट है, अगर मेरी हाइट है, मेरे कज़न की हाइट है, मेरे ब्रदर की है, मेरे सिस्टर की, या मेरे घर में जितनी भी हाइट है, या फिर आपके घर में आपने जितनी भी लाइक पर्टिकुलर पर्सन्स की हाइट देखी है, वो किस पे डिपेंड करती है, जीन्स पे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। तो हाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, जब भी एक बेबी डेवलप हो रहा होता है, बेबी के अंदर सर्टेन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इस पर्सन की हाइट कितनी होने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल एक्टिविटी ना करें, हम खुद से एफर्ट ना करें। ठीक है, लंबे होने के लिए डेफिनेटली बच्चा खुद से जितना हो सके एफर्ट करना ही करना है, हेल्दी मील लेनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, सो दैट हम अच्छे से अच्छी हाइट अटेन कर सकें, मेंटेन कर सकें, हम लंबे बन सकें। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या होती है, सेकेंड चेंज जो आपको देखने को मिलता है प्यूबर्टी पे, दैट इज चेंज इन द बॉडी शेप। यस, आप देखेंगे जो कि 10th 11th 12th में बॉयज़ होते हैं, एकदम से उनकी बॉडी शेप चेंज हो जाती है, एकदम से उनके ब्रॉड हो जाते हैं शोल्डर्स, मसल्स काफ़ी बिल्ड हो जाती हैं, काफ़ी मस्कुलर दिखने लग जाते हैं कई बच्चे। और अगर गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, उनका जो हिप्स रीजन है वो थोड़ा वाइडर हो जाता है, दैट इज़ द थिंग, मतलब बॉडी शेप चेंज हो रही है। तो इन बॉयज़ शोल्डर जर्नली ब्रॉडर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ हो रही है उनकी बॉडी के अंदर, और बॉयज़ के अंदर मसल्स डेवलप हो रहे हैं प्रोमिनेंटली। ठीक है, मसल्स मस्कुलर, काफ़ी मस्कुलर दिख रहा है वो पर्सन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने लग जाता है सडनली। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, गर्ल्स के अंदर रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, यानी हिप्स की बात कर रहे हैं, वेस्ट आपका ये कमर वाला रीजन, इसके नीचे का रीजन आपका हिप्स है, वो वाइडर होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ये आपके बॉडी शेप में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है वॉइस चेंज हो जाती है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जब आप बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, तो आपकी कितनी प्यारी सी स्वीट सी आवाज़ होती है, पर धीरे 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 जैसे बड़े हो जाते हैं आवाज़ भी चेंज हो जाती है। वी ऑल नो दैट, मेरी भी हुई है, आप सबकी भी होगी फॉर श्योर। बट स्टूडेंट्स अगर आप बॉयज़ की बात करते हैं, बॉयज़ की जो बात होती है वो मतलब, बट स्टूडेंट्स अगर आप बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। ठीक है, उनका यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी विजिबल होता है, उनका लैरिंग्स, उनका एडम्स एप्पल यहाँ पे विजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है वो अच्छे से ग्रो होता है, कंपैरेटिवली वो बड़ा भी होता है और अच्छे से ग्रो होता है, किसमें, मेल्स के अंदर। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। वॉइस चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, कब, प्यूबर्टी पे। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, देखो यहाँ पे लिखा है, बॉयज के अंदर, मेल्स के अंदर बड़ा वॉइस बॉक्स डेवलप होता है, और वो क्योंकि बड़ा वॉइस बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे विजिबल होता है। कई बार आपने देखा होगा जिनकी नेक अच्छे से विजिबल होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बॉयज के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी नेक है बच्चा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से बना देते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसी को मेल्स के अंदर बोला जाता है एडम्स एप्पल। ठीक है, ये क्या है, एडम्स एप्पल। ऑलराइट, और जबकि फीमेल्स का आपको स्पेसिफिकली गर्दन, आपको जो नेक होगी वो ऐसे ही देखने को मिलेगी। गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस,
गर्ल्स की वॉइस थोड़ी सी हाई पिच हो जाती है, कई बार तीखी सी हो जाती है, वी नो दैट, बट जो बॉयज़ हैं बच्चा, बॉयज़ की काफ़ी डीप और भारी वॉइस हो जाती है, काफ़ी भारी वॉइस हो जाती है, एंड वी नो दैट होर्स साउंड जिसे बोला जाता है वो भी हो जाती है कई बार। किसमें देखने को मिलती है? आपको बॉयज़ में देखने को मिलती है। ओके, तो वॉइस चेंज वाला फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, पता है क्या होती है? स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड जिसे सेबेशियस ग्लैंड बोला जाता है, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, पसीने ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। और आपने देखा होगा इस एज के अंदर, ऑब्जर्व किया होगा, बच्चों को कई बार पिंपल्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडोलेसेंस पीरियड में है, बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं बच्चे, इसी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड एक्टिवली वर्क कर रहा है, उसका जो वर्क है वो इंक्रीज हो चुका है, अलॉन्ग विद द स्वेट ग्लैंड, पसीने भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर, तो सेक्स ऑर्गन्स भी डेफिनेटली डेवलप होंगे। मेल के अंदर अगर आप बात करें तो वो टेस्टिस हैं और पेनिस हैं, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाती हैं, और ओवरीज फीमेल्स के अंदर एनलार्ज होती हैं, और ये कंप्लीटली अच्छे से एग का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। मैच्योर एग का मैं कहूँगी प्रोडक्शन करना ओवरीज फीमेल्स के अंदर स्टार्ट कर देती हैं, जो कि आपके डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स के अंडर आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में सर्टेन हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ पे बात की हार्मोनल, अब हार्मोन का मतलब आगे समझेंगे कि होता क्या है, क्योंकि बॉडी के अंदर सर्टेन, अभी आप समझिए, इतने ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन इस एज में मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी को भी अटेन कर लेता है। मतलब इस एज में बच्चा ज़्यादा चीज़ें समझता है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोचने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और बहुत एक्टिव होती है। इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत समझदार बन जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, और यही एज बोली जाती है जिसमें कोई भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करता है एडोलेसेंस पीरियड में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बन जाता है, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट बन जाता है, इमोशनल मैच्योरिटी भी अटेन करता है बच्चा, डेफिनेटली वो इमोशंस को ज़्यादा समझता है, गुस्सा आना, किसी पे प्यार आना, या फिर बहुत हैप्पी होना, सैड होना, एंग्री होना, ये सब स्टेजेस स्टूडेंट्स इमोशंस के अंदर आती है, और वो एडोलेसेंस पीरियड में और जब प्यूबर्टी अटेन करता है ये सब देखी जाती हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। अब ये क्या होता है? सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, कैरेक्टर्स यानी कि कुछ फीचर्स, ठीक है, ऐसे फीचर्स जो डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं किसको? मेल को एक फीमेल से, और इन्हीं को आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स या फीचर्स कह सकते हैं। ओके, अब देखिए दोनों के अंदर गैमीट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब स्पर्म्स किस में प्रोड्यूस होंगे? मेल के अंदर। ओवा और एग किस में प्रोड्यूस होगा? फीमेल्स के अंदर। तो डिफरेंट थिंग्स है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गए। ओके, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाएगी डेवलप होना, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर है। ओके, अब मेल के अंदर हेयर जो होंगे उनके फेस पे, उनके चेस्ट पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और फीचर। और एक फीचर कॉमन है दोनों के अंदर कि अंडर द आर्म्स यानी जो आर्मपिट्स हैं वहाँ पे हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और रीजन अबव द थाइज इन बोथ, ठीक है, जो प्यूबिक हेयर बोले जाते हैं, जहाँ प्राइवेट रीजन होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फीचर इन बोथ द मेल एंड फीमेल्स, वी कैन से दैट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो सर्टेन फीचर्स की हेल्प से आप एक्चुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। ओके, और ऐसे उनके अंदर प्यूबर्टी अटेन हो रही है और ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली में डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, हॉर्मोन्स क्या होता है? अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले कहा कि कुछ हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, मैंने बोला, बट हॉर्मोन्स होते क्या है? हार्मोन स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो सर्टेन ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होता है। अब आप कहेंगे मैम ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़े बलून लाइक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इन केमिकल्स को रिलीज करते हैं, सो दैट ये केमिकल्स अपनी टारगेट साइट तक जाके सर्टेन चेंजेस कर सके। टारगेट साइट अभी समझेंगे वो भी क्या होती है, पर प्लीज राइट डाउन कीजिएगा, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं? ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हार्मोन्स प्यूबर्टी का, अगर प्यूबर्टी किसी भी पर्सन में आ रही है तो वो हार्मोन्स की वजह से आ रही है स्टूडेंट्स, और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं हार्मोन्स।
अगर एक पर्सन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क कर पा रहा है तो दैट मीन्स हार्मोनल फंक्शंस अच्छे से हो पा रहा है। नहीं तो डॉक्टर्स भी बोल देते हैं अगर किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से मेंटेन नहीं है और डेवलप नहीं है या फिर वर्क नहीं कर पा रहा तो डॉक्टर्स कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अब ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं यानी कि हार्मोन्स वो ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। तो ग्लैंड्स दो टाइप के हैं, द फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकेंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं बच्चे जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट मतलब समझ लीजिए कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये ग्लैंड है तो ग्लैंड के पास कुछ ऐसे डक्ट होती है, ठीक है, दिस इज डक्ट, ओके, एंड दिस इज ग्लैंड। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ डक्ट इन द एक्सोक्राइन ओवर देयर, ठीक है, एक्सोक्राइन है तो डक्ट प्रेजेंट है। डक्ट मतलब मैंने आपको क्या कहा, पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो डक्ट इज प्रेजेंट। डक्ट प्रेजेंट है तो बच्चा डायरेक्ट टारगेट साइट पे सिक्रीट हो जाता है हार्मोन। एग्जाम्पल दूं, सलाइवा, जो आपके मुंह में लिक्विड सब्सटेंस है जिसे आप हिंदी में थूक या थू बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो स्पेसिफिकली ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि सेलिवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट हो रहा है। और सेलिवरी ग्लैंड के पास वो डक्ट है, वो पाइप है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सलाइवा को आपके माउथ में डायरेक्टली, माउथ टारगेट साइट है, माउथ में डायरेक्टली सिक्रीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ब्लड का यूज हो रहा है नहीं, ठीक है, तो नो यूज ऑफ ब्लड वी कैन राइट। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बच्चे, दैट इज सेलिवरी ग्लैंड। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर आप एंडोक्राइन की बात करते हैं, एंडोक्राइन बेचारे कहते हैं हमारे पास तो डक्ट ही नहीं है, हमारे पास डक्ट नहीं है तो हम टारगेट साइट तक कैसे पहुंचाएं, तो आप इन्हें डक्टलेस कह सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास तो वो पाइप ही नहीं है, वो ट्यूब ही नहीं है, वो डक्ट ही नहीं है, तो हम कैसे टारगेट साइट तक पहुंचाएं हमारा हार्मोन, हमारा केमिकल सब्सटेंस, हम भी तो चाहते हैं उस टारगेट साइट तक पहुंचे, तो क्या यूज होगा, ब्लड, ठीक है, ब्लड इज यूज्ड ओवर हियर। तो वी नो दैट ना, ब्लड एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडियम है आप सभी की बॉडीज के अंदर जिसकी हेल्प से वेरी एसेंशियल सब्सटेंसेस या कोई भी सब्सटेंस है जिसका ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो ब्लड के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि लिक्विड सब्सटेंस है आपकी बॉडी के अंदर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ब्लड के थ्रू ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे, बहुत ही स्मार्टली प्ले करेंगे, ठीक है, ठीक है। ब्लड को कहेंगे भाई साहब आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हम ये ग्लैंड से, हमारा जो ये पर्टिकुलर ग्लैंड है, हम एंडोक्राइन ग्लैंड है, हम इस हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं और आप इसे जाके टारगेट साइट तक पहुंचा दीजिए, सो दैट फर्दर डेवलपमेंट हो, चेंजेस हो और एक पर्सन प्यूबर्टी अटेन कर ले, एडोलसेंस पीरियड अच्छे से चल सके, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आगे एंड देखते हैं एस्ट्रोजन। अब आप एक नया नाम देख रहे हैं यहाँ पे, एस्ट्रोजन, जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन। मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन है। हार्मोन है तो पक्का ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होगा, ग्लैंड से रिलीज हो रहा होगा। तो एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। ओवरीज यहाँ पे क्या है बच्चे, ओवरीज, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरीज ग्लैंड है क्योंकि वो एक हार्मोन रिलीज कर रही हैं। एंड लेट मी टेल यू, ओवरीज भी आपका क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, मतलब डक्टलेस है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है। ओके, और ओवरीज के थ्रू अगर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो ये हार्मोन करता क्या है, ये कंट्रोल कर रहा है किस चीज को, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स में। मतलब जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अभी स्टडी किए थे पीछे, जो भी आप फीमेल्स में आपने देखे हैं, वो कौन देख रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन देख रहा है। अब मेल्स में, अब आपने फीमेल्स में देख लिया तो मेल्स में भी तो कुछ होगा ना, यस। तो ये फीमेल्स में था, ये फीमेल्स में आपने देखा, ओके, एंड टेस्टोस्टेरोन आपका मेल्स में होगा फॉर श्योर। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन भी है क्या, हार्मोन है। कौन से ग्लैंड से रिलीज होगा बच्चा, टेस्टिस से। टेस्टिस क्या है, ग्लैंड है। कौन क्या रिलीज कर रहे हैं, हार्मोन, जिसका नेम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, वो डेवलपमेंट देखेगा किसकी, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेल्स के अंदर हो रही हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन आपसे कई बार एक्चुअल में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर।
आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, इट इज रिगार्डिंग, अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि मैम ये जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, चाहे वो ओवरीज से हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टेस्टिस से हो रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो ये कैसे और कब हो रहा है और कौन इसे एक्चुअल में देख रहा है? क्या कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है? क्या कोई इन्हें कह रहा है कि अब आपको रिलीज होना है सो दैट ये सर्टेन फीचर्स, ये सर्टेन थिंग्स बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएं? यस स्टूडेंट्स, एक हेड ऑफिस जो आपके दिमाग के अंदर एक मैनेजर बैठा है जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, आपके दिमाग आपके ब्रेन के अंदर बैठा है. पिट्यूटरी ग्लैंड सर्टेन ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है. पिट्यूटरी ग्लैंड सर्टेन ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है. मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिग्नल भेजा ओवरीज को, और ओवरीज को बोला गया एस्ट्रोजन सिक्रीट करना है. एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आएगा. किसमें? फीमेल्स में. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी यही मेंशन है. चलिए ज़रा देखते हैं, हम समझते हैं बहुत अच्छे से बच्चे. देखो, Hormones from pituitary stimulate the testes and ovaries. Hormones जो आते हैं वो पिट्यूटरी से स्टिमुलेट मतलब जगा देते हैं किसको? टेस्टीज और ओवरीज को, सो दैट वो क्या रिलीज करें? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करें और एस्ट्रोजन रिलीज करें फीमेल्स में. टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, एस्ट्रोजन फीमेल्स में. और ये रिलीज होंगे क्योंकि एंडोक्राइन है, तो किस में रिलीज होंगे? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे. और कहाँ पहुंचेंगे? डिफरेंट टारगेट साइट्स तक पहुंचेंगे. जैसे ही टारगेट साइट पे पहुंचेंगे तो ये स्टिमुलेट कर देंगे, मतलब जगा देंगे. तो डिफरेंट चेंजेस आने हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर. आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन. सो दैट इज हाउ स्टूडेंट्स हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. ये मैकेनिज्म है हॉर्मोन्स के रिलीज होने का. किसके थ्रू? पिट्यूटरी ग्लैंड मैनेजर के थ्रू. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स क्या? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. अब ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज जो आता है किसी भी ह्यूमन लाइफ के अंदर वो क्या है, कैसे है. चलो समझते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले फीमेल्स के बारे में बात कर लेते हैं. फीमेल्स के अंदर स्टूडेंट्स एक ओवम अगर मैच्योर हो गया तो वो रिलीज होगा किसी भी पर्टिकुलर ओवरी के थ्रू, और ये प्रोसेस हर 28 से 30 डेज में होता है. ठीक है, जो एग का प्रोडक्शन होता है, एक मैच्योर एग का प्रोडक्शन होता है फीमेल के ओवरीज के थ्रू, वो हर 28 से 30 डेज के बाद होता है. फॉर श्योर ये पक्का ही पक्का है. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, जो अगर ये फीमेल के अंदर एग का प्रोडक्शन हो रहा है तो यूट्रस क्या करेगा? आपने प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी किया. तो यूट्रस क्या करेगा स्टूडेंट्स? यूट्रस की वॉल जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो मोटी होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो गहरी होना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, वो भी बात करेंगे क्यों होती है. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, देखो एक तो सिनेरियो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है. फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? जब एग और स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो जाइगोट यूट्रस की वॉल के अंदर जाके एम्बेड हो जाता है, धंस जाता है, और वहीं से बेबी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है और पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट होती है. ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता बच्चा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर. स्पर्म नहीं आता स्टूडेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फॉर श्योर. तो जो रिलीज्ड एग है, यानी जो मैच्योर रिलीज एग था, और जो यूट्रस की वॉल थिक हुई थी बच्चे, वो सारी शेड ऑफ होना यानी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी. और इसी को ही, यही का कॉज है, यही कारण है कि ब्लीडिंग होती है हर मंथ वीमेन के अंदर, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है. आई होप इट इज़ क्लियर. मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक पर्टिकुलर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और जो मैच्योर्ड रिलीज एग था और जो आपके यूट्रस की थिक्ड वॉल थी, वो शेड ऑफ होना, गिरनी स्टार्ट हो जाती है. एज अ ब्लीडिंग वो बॉडी से आउट होता है, और उस प्रोसेस को, उस फेज को विमेन में मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, दो और टर्म है जो आपसे स्पेसिफिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए. द फर्स्ट इज मेनार्क एंड द सेकेंड इज मेनोपोज. मेनार्क क्या होता है स्टूडेंट्स? जब पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है किसी भी फीमेल के अंदर प्यूबर्टी स्टेज पर, तो उसे मेनार्क बोला जाता है. एंड जब कोई भी फीमेल 45 से 50 ईयर्स की एज तक पहुंच जाती है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है.
एग का प्रोडक्शन होना स्टॉप हो जाता है, एग नहीं बनेगा स्टूडेंट्स तो यूट्रस की वॉल थिक नहीं होगी, वॉल थिक नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं आएंगे, तो मतलब आप कह सकते हैं कि स्टॉपेज होगी किसकी, मेंस्ट्रुएशन की, और इसको एक टर्म दिया जाता है दैट इज मेनोपोज हो गया। ठीक है, 45 to 50 ईयर्स की फीमेल्स में मेनोपोज देखने को मिलता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कि हमें तो पता चल गया कि ओवा आया यानी कि एग आया, ठीक है, या फिर स्पर्म आया, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ एंड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और उस जाइगोट से ये कैसे पता चल जाता है कि ये जाइगोट बड़ा होके बेबी बनेगा जो वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये स्टूडेंट्स सारी कहानी उस जाइगोट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी कि जो जाइगोट है वही इंस्ट्रक्शन साइट है, वहीं पे ही इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है कि ये जो बेबी बनेगा बड़ा होके वो मेल होगा या फीमेल। ठीक है, कैसे? सबसे पहले जानिए बच्चा कि आपकी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। ठीक है, एक एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं ये आपका सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर पता है क्या होते हैं, डीएनए अरेंज होता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर न्यूक्लियस, सेल के हर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। आपकी बॉडी के एक एक सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स, ये अरेंजमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कुछ ऐसे, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स के पास स्टूडेंट्स, बहुत पते की बात है, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बीइंग्स के पास बच्चा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ एवरी सेल। ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 पेयर हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए, 23 पेयर्स का मतलब 46 इन नंबर, या तो 46 कहिए या फिर 23 पेयर्स कहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, इसमें से जो 2 क्रोमोसोम हैं यानी कि एक पेयर की बात हो रही है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक्स और वाई। ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से जो 2 क्रोमोसोम होंगे बच्चे, वो क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे। ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें से जो 46 में से जो 44 रह गए, अब 2 तो आपको कह दिए सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, 44 क्रोमोसोम्स हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि ऑटोसोम्स का फंक्शन होता है जो आपकी बॉडी में और चीज़ें डिसाइड करते हैं। आपका बॉडी का कलर कैसे होगा, आपके हेयर्स कैसे होंगे, आपकी आईज, आपके लिप्स, ठीक है, आपका फोरहेड कैसा होगा, आपकी नोज कैसी होगी, ओके, आपकी हाइट कितनी होगी, वो सब चीज़ें इन 44 क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बच्चा, और 2 क्रोमोसोम्स आपके सेक्स क्रोमोसोम है, दैट इज एक्स एंड वाई। क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, जो कि गैमीट्स हैं। अब गैमीट्स क्या हैं, पहले तो आप मुझे बताइए, रिकॉल कीजिए गैमीट्स क्या हैं, दैट इज स्पर्म और ओवा। ठीक है, उनके पास सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम ही हैं उनके पास। ऑल राइट, जो गैमीट्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जो गैमीट्स हैं यानी कि जो स्पर्म है या फिर एग है या ओवा जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि 23 नंबर होता है। ठीक है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये जो मैच्योर एग रिलीज हुआ है ओवरी के थ्रू एक फीमेल के अंदर, उसके अंदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, एक 1 एक्स क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट होता है। इस 23 में अगर ये फीमेल से रिलीज हो रहा है तो एक एक्स क्रोमोसोम इसमें होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर, 100% श्योरिटी के साथ। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, जो स्पर्म क्रोमोसोम है जो कि मेल से आ रहा है, स्पर्म क्रोमोसोम है, उसके पास तो 2 तरीके के होते हैं, यानी कि एक्स या फिर वाई। ठीक है, तो 2 टाइप के क्रोमोसोम्स जो देखने को मिलते हैं वो मेल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि एक्स और वाई होता है। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि ये एक्स और वाई ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, बेबी बताने के लिए कि बेबी मेल होगा या फीमेल। चलो आगे और समझते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, ये स्पर्म है, स्पर्म किससे आ रहा है, मेल से आ रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया। अब स्पर्म के पास या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा, और फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी है ही है।
ठीक है, उस 23 नंबर में मैं बता रही हूँ, इसमें भी 23 नंबर में या तो एक्स होगा या वाई होगा जो मेल से आ रहा है स्पर्म के थ्रू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये फीमेल से हैं, ये दोनों किससे हैं बच्चे, एग्स हैं, तो फॉर श्योर कहाँ से होंगी, फीमेल से आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अगर x और y आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो एक्स वाई बन जाता है, तो जो कि एक बॉय बनता है, बेबी बॉय बन जाता है। और अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेके आ रहा है और वो एक्स ही, वी नो दैट कि एग तो एक्स क्रोमोसोम लेके बैठा ही है, तो वो एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर मर्ज करता है बच्चा तो एक्स एक्स बन जाता है। एक्स एक्स हमेशा फीमेल बेबी को यानी कि गर्ल बेबी को डेवलप करता है। ठीक है, एक्स वाई आपका क्या करता है, बॉय बेबी को डेवलप करता है। देखो यहाँ पे भी लिखा है, जब एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम के साथ आता है और वो फर्टिलाइज कर देता है एग को, तो जाइगोट बनता है और उसमें 2x क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से फीमेल चाइल्ड डेवलप होता है। पर अगर एक स्पर्म वाई क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कौन से क्रोमोसोम्स बनेंगे, एक्स और वाई क्रोमोसोम बनेंगे। एक्स और वाई क्रोमोसोम बनेंगे क्योंकि वो जाइगोट के अंदर अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो एक मेल चाइल्ड डेवलप होता है। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। दिस इज अ वेरी इजी और वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके बच्चा, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे सोसाइटी में बोला भी जाता है कई बार कि एक फीमेल रिस्पॉन्सिबल है कि एक बेबी का जो सेक्स होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, नहीं। ठीक है, हमेशा मेल यानी कि फादर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा, क्योंकि फादर के पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और वाई। अगर फादर का स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाला पेनिट्रेट करता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो बॉय बनेगा, अदरवाइज फीमेल बनती है क्योंकि वो एक्स स्पर्म के साथ आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या आती है, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। अब आपने सेक्स हॉर्मोन्स तो स्टडी कर लिए, टेस्टोस्टेरोन देख लिया, एस्ट्रोजन समझ लिया, अब आते हैं क्या और हॉर्मोन्स भी हैं। बिल्कुल बच्चा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहा है कि वहाँ से पर्टिकुलरली ये हार्मोन सिक्रीट हो जाए सो दैट ये फंक्शन अच्छे से बॉडी में परफॉर्म हो सके। ठीक है, बट इसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नेम है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ के लिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू वो सिक्रीट हो रहा है। नेक्स्ट थिंग आती है थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, सॉरी स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि ग्लैंड है बच्चा तो फॉर श्योर ये एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नेम है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन के इम्बैलेंस की वजह से ही कई बार पर्सन में डिजीज हो जाती है जिसे गॉइटर कहा जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है नेक रीजन पे। ठीक है, तो दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स पेनक्रियाज। आप कहेंगे मैम पेनक्रियाज, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से वर्क करता है, ये मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात स्टूडेंट्स, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूसेस भी रिलीज करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की, जो कि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बट इसके साथ साथ पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे इंसुलिन बोला जाता है। ठीक है, और ये इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को यानी कि शुगर के लेवल को बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करता है। और आपने सुना होगा कई बार बड़े लोग बोलते हैं हमें डायबिटीज़ हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ है तो वो क्यों है, क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इंसुलिन में इम्बैलेंस हो गया बच्चा। इंसुलिन की वजह से ही पेनक्रियाज अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, या फिर ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं हो पा रहा। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स, एड्रीनल और या फिर एड्रीनल ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, ये एड्रेनालिन रिलीज करते हैं। और ये पर्टिकुलर हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज हो रहा है, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं बैलेंस रखता है आपकी बॉडी के अंदर। ओके, एंड सेकेंड थिंग, ये इमोशंस यानी कि एंगर, गुस्सा जब आता है, जब पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, जब बहुत परेशान हो जाता है पर्सन, उस इमोशंस को भी ये एड्रीनल ग्लैंड अपने हार्मोन के थ्रू बैलेंस कराता है, बैलेंस रखता है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। तो ये सभी हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये आपके सेक्स हार्मोन्स आपको पता ही हैं
ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी से आपका एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये सेक्स हार्मोन है, उनकी प्रोडक्ट, उनका प्लेसमेंट बताया हुआ है आपकी बॉडी के अंदर। फीमेल्स के अंदर ओवरी कहीं यहाँ प्लेस होती है और टेस्टिस कहीं यहाँ प्लेस होते हैं मेल्स के अंदर। ओके, क्लियर फॉर एवरीवन, आई होप इट इज। चलो चलते हैं स्टूडेंट्स टू द अमेजिंग टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी मेंटेन रह पाएगी जब आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। हर एस्पेक्ट में, हर वे में अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ख्याल कैसे रखेंगे? खाना अच्छे से अच्छा खाना है बच्चा, पैकेज फूड आइटम्स को अवॉइड करना है, ठीक है, ऑयली फूड आइटम्स को ज़्यादा अवॉइड करना है जितना हो सके स्टूडेंट्स। ओके, जंक फूड कम से कम खाना है। हमें खाना क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, दैट इज़ बैलेंस डाइट। अब आप सबको पता है बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। बैलेंस डाइट स्टूडेंट्स, दैट डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एप्रोप्रिएट अमाउंट में एक अच्छे से प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। बैलेंस डाइट एक वो डाइट है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस, सारे न्यूट्रिएंट्स मैं कहूँगी बैलेंस डाइट एक वो डाइट है स्टूडेंट्स जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सभी चीज़ें आपको अगर उस डाइट से मिल रही है तो दैट मीन्स आप बैलेंस डाइट ईट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट ग्रोथ अच्छे से हो सके, कहीं भी हिंड्रेंस ना आए, कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, रुकावट ना आए, खेद ना आए। ओके, तो स्टूडेंट्स हैव अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइड द पैकेज फूड आइटम्स, दैट इज द थिंग। तो यू कैन सी दैट अगर आप ये पर्टिकुलर थिंग्स खा रहे हैं जिसमें आपके ब्रेड, चपाती, ओके, राइस आ जाते हैं तो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाता है। अगर आप ये सर्टेन थिंग्स ले रहे हैं जिसमें आपके एग है, पनीर है बच्चा, ठीक है, एंड नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में मीट है, फिश है, चिकन है, ओके, पनीर, यहाँ पे एग है, मिल्क है, तो यहाँ से आपको प्रोटीन मिल जाएगा और आपको सर्टेन अमाउंट में फैट भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपकी एक बैलेंस मील है, बैलेंस चार्ट है। ओके, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना और फिजिकल एक्सरसाइजेस करना भी ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन दैट मीन्स स्टूडेंट्स वी कैन सिंपली से दैट खुद का ख्याल रखना, डेली ब्रश करना, नहाना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ओके, एंड अपनी हाइजीन, हैंड वॉश करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एक्सरसाइजेज में स्टूडेंट्स मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे करना काफ़ी ज़रूरी है सो दैट आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे तो दैट मीन्स आपके सेल्स एक्टिव हैं, सेल्स एक्टिव हैं तो वहाँ की मसल्स एक्टिव हैं, मसल्स एक्टिव हैं तो पर्टिकुलरली सारे के सारा आपका बॉडी सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, फंक्शन अच्छे से कर रहा है, वर्किंग अच्छे से हो रही है, डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, तो फॉर श्योर ग्रोथ भी अच्छे से होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स, इस एज के बच्चों को आयरन रिच फूड खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा बोला जाता है जो एडोलसेंट्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, इस एज के बच्चों को आयरन रिच फूड ज़रूर खाना चाहिए जिसमें आंवला आता है, जिसे गूसबेरीज बोला जाता है, ठीक है, स्पिनच यानी कि लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, ओके, और भी सर्टेन थिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स लीफी वेजिटेबल्स के साथ, जैगरी जिसे गुड़ बोला जाता है, गुड़ बोला जाता है, मीट आता है, अगर आप नॉन वेज हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि मौसमी संतरा वगैरह, ठीक है, गूसबेरी यानी कि आंवला, ये काफ़ी गुड माना जाता है एडोलेसेंट्स के लिए यानी कि टीनेज के लिए, क्योंकि आयरन रिच फूड स्टूडेंट्स ब्लड का फॉर्मेशन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और आपने ये बात लोअर स्टेजेस में ज़रूर पढ़ी होगी, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो एक डिजीज़ होती है दैट इज़ एनीमिया, ओके, एंड इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप आयरन रिच फूड जितना हो सके खाइए। खून की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए क्योंकि खून ही ऐसा एक लिक्विड ट्रांसपोर्ट मीडियम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जिसके थ्रू सर्टेन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या आती है, वॉकिंग। वॉकिंग और प्लेइंग इन द फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। जितना हो सके स्टूडेंट्स फ्रेश एयर लेना, फ्रेश ऑक्सीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, फ्रेश एयर लेंगे तो बॉडी अच्छा फील करेगी, बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। आप वॉक कर रहे हैं यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो बॉडी की फंक्शनिंग उतनी अच्छे से अच्छी होगी, आपको आपके किसी भी ऑर्गन्स में, किसी भी ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर क्योंकि आप खुद का ध्यान रखने हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बाथ एट लीस्ट वंस अ डे, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, चाहे वो ब्रशिंग है, चाहे वो हैंड वॉश है, चाहे वो बाथिंग है, ये सब आपके पर्सनल हाइजीन में आता है। तो क्योंकि आपने पढ़ा था
इस एज के बच्चों को ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू स्वेटिंग होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू ज़्यादा ऑयल का सिक्रीशन होता है। तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स एक बार तो नहाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी एज ग्रुप, वी नो दैट, बट स्टूडेंट्स अगर आप इस एज में तो आप 2 बार भी नहा सकते हैं, ठीक है। नहाना स्किप नहीं करना फॉर श्योर। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, से नो टू ड्रग्स। अब ड्रग स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सर्टेन बैड केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स भी आप कह सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसे नो करना है। ये इंजेक्टेड हो सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लिए जा सकते हैं, या फिर पिल्स यानी मेडिसिन के थ्रू पर्सनस लेते हैं। तो इस एज में बच्चे कई बार हमें रॉन्ग गाइडेंस मिल जाती है, तो इस रॉन्ग गाइडेंस से आपको प्लीज़ बचना है। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये जो थिंग्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये हमेशा बॉडी को हार्म ही पहुंचाती हैं, हार्म ही प्रोवाइड करती हैं। इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। इससे सर्टेन फंक्शंस बॉडी के ख़राब हो जाते हैं, ग्लैंड्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, इवन माइंड भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, एंड ये एडिक्टिव होते हैं। अगर एक बार कोई पर्सन इन चीज़ों में घुस जाता है बच्चा, ठीक है, ड्रग्स लेने लग जाता है कोई पर्सन, तो वो एडिक्शन हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं अब और लेना है, अब और लेना है, मतलब वो अपनी बॉडी को और ख़राब कर रहा है, और ख़राब कर रहा है, और ख़राब कर रहा है। दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, एंड दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल सही बात, हेल्थ ख़राब, रूइन मतलब बर्बाद, ठीक है। जो ड्रग्स होते हैं वो हेल्थ को, एक पर्टिकुलर पर्सन की ओवरऑल हेल्थ को तो बर्बाद करते ही हैं, हैप्पीनेस को भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ड्रग्स का, उस पर्टिकुलर केमिकल्स का, उस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का असर जब तक बॉडी के अंदर उस पर्सन के होता है, तब तक उसे लगता है सब अच्छा चल रहा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास सब अच्छे हैं और बहुत हैप्पीनेस है, ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ मैं। पर जैसे ही स्टूडेंट्स उस चीज़ का असर कम होने लग जाता है बॉडी के अंदर, वो पर्सन फिर से परेशान हो जाता है। मान लेते हैं वो चैलेंजेस हैं जो वो फेस नहीं कर पा रहा, पर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, हमें एक्चुअल में उसे फेस करना चाहिए, अपने आप को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और इन चीज़ों के टूवर्ड्स कभी भी मूव नहीं करना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। तो आई होप कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे, एक हैप्पी पर्सन बनेंगे, अपने आप को एक्चुअल में इंट्रिंसिक मोटिवेट करके सर्टेन थिंग्स लाइफ में अचीव करेंगे। और लाइफ तो पार्ट है, अप एंड डाउन तो आता ही रहता है, वी ऑल नो दैट, बट उस चीज़ को फेस करना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। लोग अच्छे से फेस करते हैं स्टूडेंट्स, एंड अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स कि हमारा टेलीग्राम का चैनल जल्दी से जल्दी इस QR कोड के थ्रू स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट जल्दी से जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल सके। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी पर्टिकुलर डाउट आते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आई विल कम टू यू फॉर श्योर। पक्का हम आपके कमेंट को एक्नॉलेज करेंगे, आपको रिप्लाई देंगे बच्चे। तो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन विद मी, एंड आई होप सो दैट कि आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे। माई गुड विशेज आर ऑलवेज विद यू। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, सी यू सून।